चैप्टर 3 जर्मन लाइन्स में टार्ज़न ने अभी तक पूरी तरह से बदला नहीं लिया था। अभी भी लाखों जर्मन जीवित थे, इतने कि टार्ज़न अपने जीवन के बाकी हिस्से को खुशी से बिता सके। और फिर भी अगर वह उन सभी को मार भी दे तो भी वह उस बड़े नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था जो उसने झेला था, और न ही उन सभी लाखों जर्मनों की मौत उसके प्रियजन को वापस ला सकती थी। जर्मन और ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका के बीच सीमा रेखा के ठीक पूर्व में स्थित पेरे पर्वतों में जर्मन शिविर में रहते हुए टार्ज़न ने इतनी बातें सुनी थीं कि यह संकेत मिलता था कि अफ्रीका में लड़ाई में ब्रिटिशों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले तो उसने इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया, क्योंकि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, जो उसे सभ्यता से जोड़े रखने वाली एकमात्र मजबूत कड़ी थी, उसने सारी मानवता को त्याग दिया था और खुद को अब मनुष्य नहीं बल्कि बंदर मानता था। शनाइडर के बारे में अपनी क्षमता के अनुसार संतोषजनक ढंग से जानकारी देने के बाद उसने किलिमंजारो की परिक्रमा की और उस सबसे शक्तिशाली पर्वत के उत्तर में पहाड़ियों की तलहटी में शिकार किया, क्योंकि उसने पाया था कि सेनाओं के पड़ोस में शिकार बिल्कुल भी नहीं होता। उसे समय समय पर जर्मन की मानसिक तस्वीरें बनाने में कुछ आनंद मिलता था, जिसे उसने ऊंची दीवार वाली घाटी के नीचे अकेले पेड़ की शाखाओं में छोड़ दिया था जिसमें भूखा शेर कैद था। वह उस आदमी की मानसिक पीड़ा की कल्पना कर सकता था जब वह भूख से कमजोर हो गया था और प्यास से पागल हो गया था, ये जानते हुए कि जल्दी या बाद में उसे थककर जमीन पर गिरना होगा जहां दुबला पतला नरभक्षी इंतजार कर रहा था। टार्ज़न ने सोचा कि यदि नुमा घाटी को छोड़कर गुफा में प्रवेश कर जाए तो क्या शनाइडर में पानी के लिए छोटी सी नदी में उतरने का साहस होगा। और फिर उसने पेड़ के लिए उस पागल दौड़ की कल्पना की जब शेर अपने शिकार को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है, जैसा कि वह निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि अनाड़ी जर्मन बिना थोड़ी सी आवाज किए नदी में नहीं उतर सकता था जिससे नुमा का ध्यान आकर्षित हो सके। लेकिन ये खुशी भी फीकी पड़ गई और वानर पुरुष को धीरे धीरे अंग्रेजी सैनिकों के बारे में सोचना शुरू हो गया जो भारी बाधाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, और खास तौर पर इस तथ्य के बारे में कि जर्मन ही उन्हें हरा रहे थे। इस विचार ने उसे अपना सिर नीचे झुकाने और गुर्राने पर मजबूर कर दिया, और यह उसे थोड़ा चिंतित कर रहा था, शायद थोड़ा, क्योंकि उसे यह भूलना मुश्किल हो रहा था कि वह एक अंग्रेज है जबकि वह सिर्फ एक वानर बनना चाहता था। और आखिरकार वह समय आ गया जब वह जर्मनों द्वारा अंग्रेजों को मारे जाने के विचार को और बर्दाश्त नहीं कर सका, जबकि वह सिर्फ एक कदम दूर सुरक्षित शिकार कर रहा था। अपना निर्णय लेने के बाद वह जर्मन शिविर की दिशा में चल पड़ा। कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसके मन में ये सामान्य विचार था कि एक बार ऑपरेशन के क्षेत्र के पास पहुंचने पर उसे जर्मन कमांड को परेशान करने का अवसर मिल सकता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि कैसे करना है। वह उस घाटी के पास घाटी के साथ साथ चला गया जहां उसने शनाइडर को छोड़ा था, और स्वाभाविक जिज्ञासा के कारण वह चट्टानों पर चढ़ गया और घाटी के किनारे पर पहुंच गया। पेड़ खाली था और न ही नुमा शेर का कोई निशान था। एक पत्थर उठाकर उसने उसे घाटी में फेंका, जहां से वह लुढ़क कर गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। तुरंत ही शेर छेद में दिखाई दिया, लेकिन वह उस बड़े चिकने जानवर से बिल्कुल अलग दिख रहा था जिसे टार्ज़न ने 2 सप्ताह पहले वहां फंसाया था। अब वह दुबला पतला और कमजोर हो गया था, और जब वह चलता था तो लड़खड़ाता था। जर्मन कहाँ है? टार्ज़न चिल्लाया। क्या वह खाने में अच्छा था, या जब वह फिसलकर पेड़ से गिरा तो सिर्फ हड्डियों का एक थैला था? नुमा ने गुर्राहट के साथ कहा। तुम भूखे लग रहे हो नुमा, बंदर आदमी ने कहा। तुम बहुत भूखे रहे होगे कि तुमने अपनी मांद की सारी घास और यहाँ तक कि पेड़ की छाल भी खा ली है जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। क्या तुम एक और जर्मन चाहते हो? और मुस्कुराते हुए वह दूर चला गया। कुछ मिनट बाद वह अचानक बारा नामक हिरन के पास आया जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और चूंकि टार्ज़न भूखा था उसने जल्दी से एक हिरन को मार डाला और अपने शिकार के पास बैठकर अपना पेट भरने लगा। जब वह हड्डी से आखिरी निवाला कुतर रहा था तो उसके तेज कानों ने उसके पीछे छिपे हुए पैरों की गद्दी पकड़ ली, और मुड़कर उसने डेंगो नामक लकड़बग्घे का सामना किया जो उसके पीछे छिपकर आ रहा था। एक गुर्राहट के साथ बंदर आदमी ने एक गिरी हुई शाखा उठाई और उसे छिपकर बैठे जानवर पर फेंक दिया। चले जाओ,
सड़ा हुआ मांस खाने वाले। वह चिल्लाया, लेकिन डेंगो भूखा था और बड़ा और शक्तिशाली होने के कारण वह केवल गुर्राया और धीरे धीरे चक्कर लगाया, जैसे कि हमला करने का मौका देख रहा हो। वानरों का टार्ज़न डेंगो को खुद डेंगो से भी बेहतर जानता था। वह जानता था कि भूख से जंगली हो चुका ये जानवर हमला करने के लिए साहस जुटा रहा है, कि शायद वह मनुष्य का आदी हो चुका है और इसलिए उससे कमोबेश निडर है, और इसलिए उसने अपना भारी भाला निकाला और उसे अपनी बगल में रख लिया, जबकि वह अपना भोजन जारी रखे हुए था और पूरे समय लकड़बग्घे पर सतर्क नजर रखे हुए था। उसे कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि अपनी जंगली दुनिया के खतरों से लंबे समय से परिचित होने के कारण वह उनसे इतना अभ्यस्त हो गया था कि वह हर दिन जो कुछ भी आता था उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मानता था, जैसे आप खेत, रेंज या भीड़ भरे महानगर के घरेलू लेकिन कम वास्तविक खतरों को स्वीकार करते हैं। जंगल में पला बड़ा होने के कारण वह सावधानी की सामान्य सीमाओं के भीतर सभी आने वालों से अपने शिकार की रक्षा करने के लिए तैयार था। अनुकूल परिस्थितियों में टार्ज़न खुद नुमा का भी सामना कर सकता था, और अगर उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ता तो वह बिना किसी शर्म के ऐसा कर सकता था। उन जंगली जंगलों में कोई भी उससे ज्यादा बहादुर प्राणी नहीं घूमता था और साथ ही कोई भी उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। ये दो कारक थे जिन्होंने उसे जीवित रहने की अनुमति दी थी। डेंगो जल्दी ही हमला कर सकता था, लेकिन बंदर आदमी की क्रूर गुर्राहटों के कारण ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी गुर्राहटें जो मनुष्य के होठों से आती थीं, लकड़बग्घे के दिल में एक सवाल और डर पैदा कर देती थीं। उसने स्थानीय खेतों में महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था और उसने रात में उनके आदमियों को उनकी आग के बारे में डरा दिया था, लेकिन उसने कभी किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा था जो ऐसी आवाज़ निकालता हो जो उसे डरे हुए आदमी की बजाय गुस्से में नुमा की याद दिलाती हो। जब टार्ज़न ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो वह उठकर एक हड्डी उठाकर जानवर पर फेंकने ही वाला था कि वह अपने शिकार के अवशेष डांगों को देकर चला गया, लेकिन अचानक एक विचार ने उसे रोक दिया और इसके बजाय उसने हिरन के शव को उठाया, उसे अपने कंधे पर फेंका और घाटी की दिशा में चल पड़ा। कुछ गज तक डांगो गुर्राता हुआ उसके पीछे पीछे चला, और फिर उसे एहसास हुआ कि वह स्वादिष्ट मांस का स्वाद भी नहीं ले पा रहा है। उसने विवेक का इस्तेमाल किया और हमला कर दिया। तुरंत, जैसे कि प्रकृति ने उसके सिर के पीछे आंखें दी हों, टार्ज़न ने आसन्न खतरे को भांप लिया और बारह को जमीन पर गिरा दिया और भाले को उठाकर मुड़ गया। भूरे रंग का दाहिना हाथ बहुत पीछे गया और फिर आगे बढ़ा, बिजली की तरह, विशाल मांसपेशियों की शक्ति और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों के वजन से समर्थित। सही समय पर छोड़ा गया भाला सीधे डांगों की ओर बढ़ा, उसकी गर्दन को पकड़ लिया जहां ये कंधों से जुड़ता था और शरीर के आर पार हो गया। जब उसने लकड़बग्घे से तीर खींच लिया तो टार्ज़न ने दोनों शवों को कंधे पर उठाया और घाटी की ओर बढ़ता रहा। नीचे नुमा अकेले पेड़ की छाया में लेटा था और बंदर आदमी की आवाज़ पर वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हालांकि वह कमज़ोर था, फिर भी वह क्रूरता से गुर्राया, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को देखकर दहाड़ने की कोशिश भी की। टार्ज़न ने दोनों शवों को चट्टान की चोटी पर सरकने दिया। खाओ, नुमा, वह चिल्लाया, हो सकता है कि मुझे फिर से तुम्हारी ज़रूरत पड़े। उसने देखा कि शेर भोजन को देखकर नए सिरे से जीवित हो गया, हिरन के शरीर पर कूद पड़ा और फिर उसने उसे छोड़ दिया और मांस को चीरता हुआ अपने खाली मुंह में बड़े बड़े टुकड़े डाल लिए। अगले दिन टार्ज़न जर्मन लाइनों की नज़र में आ गया। पहाड़ियों की एक जंगली चोटी से उसने दुश्मन के बाएं किनारे और उससे आगे ब्रिटिश लाइनों को देखा। उसकी स्थिति ने उसे युद्ध के मैदान का एक विहंगम दृश्य दिया, और उसकी गहरी नज़र ने कई विवरणों को पकड़ लिया जो उस व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं होते जिसकी हर इंद्रिय पूर्णता के उच्चतम बिंदु तक प्रशिक्षित नहीं थी, जैसा कि वानर मनुष्य की थी। उसने मशीन गन के ठिकानों को देखा जो चालाकी से अंग्रेजों की नज़र से छिपाए गए थे और नो मैंस लैंड में दूर दूर तक सुनने वाले पोस्ट रखे गए थे। जैसे ही उसकी दिलचस्पी भरी निगाहें एक दिलचस्प जगह से दूसरी दिलचस्प जगह पर इधर उधर घूम रही थी, उसने अपने नीचे पहाड़ी पर एक जगह से तोप की गर्जना और राइफल की गोलियों की तड़तड़ाहट के ऊपर एक राइफल की गोली की आवाज़ सुनी। तुरंत उसका ध्यान उस जगह पर केंद्रित हो गया जहां उसे पता था कि एक स्नाइपर छिपा हुआ होगा।
धैर्यपूर्वक वह अगले शॉट का इंतजार कर रहा था, जो उसे राइफलमैन के सटीक स्थान के बारे में और अधिक निश्चित रूप से बताएगा। और जब वह आया तो वह एक तेंदुए की तरह चुपके और शांति से खड़ी पहाड़ी से नीचे चला गया। जाहिर है कि उसने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि उसने कहाँ कदम रखा है, फिर भी एक भी ढीला पत्थर नहीं हिला और न ही एक टहनी टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों ने देखा हो। कुछ समय पहले जब वह झाड़ियों के झुरमुट से गुजर रहा था, वह एक छोटी चट्टान के किनारे पर आया और उसने देखा कि उसके नीचे लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर एक जर्मन सैनिक ढीली चट्टान और पत्तेदार शाखाओं के एक तटबंध के पीछे लेटा हुआ था, जो उसे ब्रिटिश लाइनों की नज़र से छिपा रहा था। वह आदमी एक बेहतरीन निशानेबाज रहा होगा, क्योंकि वह जर्मन लाइनों से काफी पीछे था और अपने साथियों के सिर के ऊपर से गोली चला रहा था। उसकी उच्च शक्ति वाली राइफल में दूरबीन लगी हुई थी और उसके पास दूरबीन भी थी, जिसका इस्तेमाल वह टार्जन द्वारा उसे खोजे जाने पर कर रहा था, या तो उसके पिछले शॉट के प्रभाव को नोट करने के लिए या एक नया लक्ष्य खोजने के लिए। टार्जन ने अपनी नज़र तेजी से ब्रिटिश लाइन के उस हिस्से की ओर घुमाई जिसे जर्मन स्कैन कर रहे थे। उसकी पैनी नज़र खाइयों से इतनी ऊंचाई पर रखी गई राइफल के लिए कई बेहतरीन लक्ष्य दिखा रही थी। हुन जाहिर तौर पर अपने अवलोकन से संतुष्ट था। उसने अपनी दूरबीन एक तरफ रख दी और फिर से अपनी राइफल उठाई, उसके बट को अपने कंधे के खोखले हिस्से में रखा और सावधानी से निशाना साधा। उसी क्षण एक भूरे रंग का शरीर उसके ऊपर चट्टान से बाहर की ओर उछला। कोई आवाज नहीं हुई और यह संदिग्ध है कि जर्मन को कभी पता चला कि यह किस तरह का प्राणी था जो उसकी पीठ पर भारी रूप से उतरा, क्योंकि टक्कर के क्षण में वानर आदमी की मांसल उंगलियों ने बोचे के बालों वाले गले को घेर लिया। कुछ क्षण तक निरर्थक संघर्ष चला और उसके बाद अचानक विघटन का एहसास हुआ। स्नाइपर मर चुका था। चट्टानों और टहनियों की प्राचीर के पीछे लेटे हुए टार्जन ने नीचे के दृश्य को देखा। पास ही में जर्मनों की खायां थीं। वह उनमें अधिकारियों और सैनिकों को घूमते हुए देख सकता था और लगभग उसके सामने एक अच्छी तरह से छिपी हुई मशीन गन नो मैंस लैंड को तिरछी दिशा में पार कर रही थी, जो अंग्रेजों पर ऐसे कोण पर हमला कर रही थी कि उनके लिए उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। टार्जन ने देखा, मृत जर्मन की राइफल से बेकार में खेल रहा था। अब वो बंदूक की मशीन की जांच करने लगा। उसने फिर से जर्मन खायों की ओर देखा और निशाने का समायोजन बदला। फिर उसने राइफल को अपने कंधे पर रखा और निशाना साधा। टार्जन एक बेहतरीन निशानेबाज था। अपने सभ्य दोस्तों के साथ उसने सभ्यता के हथियारों से बड़े शिकार का शिकार किया था और हालांकि उसने कभी भोजन के लिए या आत्मरक्षा के अलावा किसी को नहीं मारा था, लेकिन उसने हवा में फेंके गए निर्जीव लक्ष्यों पर गोली चलाकर खुद को खुश किया था और बिना ये जाने कि उसने ऐसा किया है, आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल में खुद को निपुण कर लिया था। अब वह वास्तव में बड़े शिकार का शिकार करेगा। एक धीमी मुस्कान उसके होठों पर आ गई क्योंकि उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर बंद हो गई। राइफल ने बात की और एक जर्मन मशीन गनर उसके हथियार के पीछे गिर गया। 3 मिनट में टार्जन ने उस बंदूक के चालक दल को मार गिराया। फिर उसने एक जर्मन अधिकारी को एक डगआउट से निकलते हुए और उसके साथ खाड़ी में 3 लोगों को देखा। टार्जन ने आसपास के किसी भी व्यक्ति को यह सवाल करने के लिए नहीं छोड़ा कि जर्मन खायों में जर्मनों को कैसे गोली मारी जा सकती है जब वे दुश्मन की नज़र से पूरी तरह से छिपे हुए थे। फिर से अपनी दृष्टि को समायोजित करते हुए उसने अपने दाईं ओर दूर स्थित मशीन गन चालक दल पर एक लंबी दूरी की गोली चलाई। शांत विचार विमर्श के साथ उसने उन्हें एक आदमी तक मार गिराया। 2 बंदूकें खामोश हो गईं। उसने लोगों को खायों से भागते देखा और उसने उनमें से कई को मार गिराया। इस समय तक जर्मनों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, कि एक अजीबोगरीब स्नाइपर ने एक सुविधाजनक स्थान खोज लिया था जहां से खायों का ये क्षेत्र उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। पहले तो उन्होंने नो मैंस लैंड में उसके स्थान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जब एक अधिकारी पेरिस्कोप के माध्यम से पैरापेट को देख रहा था तो राइफल की गोली उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी जो उसकी खोपड़ी को पार करते हुए खाई के नीचे जा गिरी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पैरापेट के बजाय पैराडोस से परे की तलाश करनी चाहिए। सैनिकों में से एक ने वह गोली उठाई जिससे उसके अधिकारी की मौत हुई थी और फिर उस विशेष क्षेत्र में वास्तविक उत्साह व्याप्त हो गया क्योंकि गोली स्पष्ट रूप से जर्मन निर्मित थी।
पेराडोस को गले लगाते हुए संदेशवाहक दोनों दिशाओं में संदेश ले गए और जल्द ही पेराडोस के ऊपर पेरिस्कोप लगाए गए और गहरी निगाहें गद्दार की तलाश कर रही थीं। उन्हें छिपे हुए स्नाइपर की स्थिति का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर टार्जन ने देखा कि एक मशीन गन उस पर निशाना साध रही थी। इससे पहले कि वह कार्रवाई में आती, उसका चालक दल उसके चारों ओर मृत पड़ा था, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए अन्य लोग थे, शायद अनिच्छा से, लेकिन उनके अधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाए जाने पर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया और उसी समय 2 अन्य मशीन गन को बंदर आदमी की ओर घुमाया गया और ऑपरेशन में लगाया गया। ये समझते हुए कि खेल खत्म होने वाला है, टार्जन ने विदाई शॉट के साथ राइफल को एक तरफ रख दिया और अपने पीछे पहाड़ियों में गायब हो गया। कई मिनटों तक वह मशीन गन की आग की आवाज़ सुनता रहा, जो उस जगह पर केंद्रित थी जहां से वह अभी अभी निकला था, और जर्मन गोला बारूद की बर्बादी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराया। उन्होंने वसीम्बू वजी, जिसे उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया था, और उसके मारे गए साथियों के लिए भारी कीमत चुकाई है, उन्होंने सोचा, लेकिन जेन के लिए वे कभी भी भुगतान नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैंने उन सभी को मार डाला तो भी नहीं। उस रात अंधेरा होने के बाद वह दोनों सेनाओं की तरफ से चक्कर लगाता हुआ ब्रिटिश आउट गार्ड्स को पार करके ब्रिटिश लाइन में चला गया। किसी ने उसे आते नहीं देखा, किसी को नहीं पता था कि वह वहां है। द्वितीय रोडेशियन का मुख्यालय दुश्मन की नज़र से तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होने के लिए लाइनों से काफ़ी पीछे एक आश्रय स्थान पर था। यहाँ तक कि रोशनी की भी अनुमति थी, और कर्नल कैपल एक फील्ड टेबल के सामने बैठे थे, जिस पर एक सैन्य मानचित्र फैला हुआ था, अपने कई अधिकारियों के साथ बात कर रहे थे। उनके ऊपर एक बड़ा पेड़ फैला हुआ था, टेबल पर एक लालटेन मंद रूप से चमक रही थी, जबकि पास ही जमीन पर एक छोटी सी आग जल रही थी। दुश्मन के पास कोई विमान नहीं था और कोई भी अन्य पर्यवेक्षक जर्मन लाइनों से रोशनी नहीं देख सकता था। अधिकारी दुश्मन के पास मौजूद संख्याबल के लाभ और अंग्रेजों की अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने में असमर्थता पर चर्चा कर रहे थे। वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। पहले से ही उन्हें हर हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और हमेशा भारी संख्या में पीछे हटना पड़ा था। वहां छिपी हुई मशीन गनें भी थीं, जो कर्नल को काफी परेशान कर रही थीं। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि बातचीत के दौरान वह अक्सर उन पर वापस लौटते थे। आज दोपहर कुछ देर के लिए उन्हें चुप करा दिया गया, एक युवा अधिकारी ने कहा। मैं उस समय देख रहा था और मैं समझ नहीं पाया कि हंगामा किस बात पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अपनी बाईं ओर खाई के एक हिस्से में बहुत मजा कर रहे थे। एक बार तो मैं कसम खा सकता था कि उन पर पीछे से हमला किया गया था। मैंने उस समय आपको इसकी सूचना दी थी, सर, आपको याद होगा, क्योंकि दुष्ट लोग उनके पीछे उस चट्टान के किनारे पर हमला कर रहे थे। मैं मिट्टी को उड़ते हुए देख सकता था। मुझे नहीं पता कि यह क्या हो सकता था। उनके ऊपर पेड़ की शाखाओं के बीच हल्की सरसराहट हुई और साथ ही एक दुबला पतला भूरा शरीर उनके बीच में गिरा। हाथ तेजी से पिस्तौल के बट की ओर बढ़े, लेकिन इसके अलावा अधिकारियों के बीच कोई हलचल नहीं थी। पहले तो उन्होंने आश्चर्य से लगभग नग्न श्वेत व्यक्ति को देखा, जिसके गोल गोल मांसपेशियों पर आग की रोशनी पड़ रही थी, आदिम पोशाक और समान रूप से आदिम हथियारों को देखा, और फिर सभी की नजरें कर्नल की ओर मुड़ गईं। आप कौन हैं, सर? अधिकारी ने झट से पूछा। वानरों का टार्जन, नवागंतुक ने उत्तर दिया। ओह, ग्रास्टोक, एक मेजर चिल्लाया और हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा। प्रेसविक, टार्जन ने स्वीकार किया और आगे बढ़ाया गया हाथ पकड़ लिया। पहले तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मेजर ने माफी मांगी। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम लंदन में शाम की पोशाक में थे। काफी फर्क है, मेरी बात पर यकीन करो यार, तुम्हें यह मानना पड़ेगा। टार्जन मुस्कुराया और कर्नल की ओर मुड़ा। मैंने आपकी बातचीत सुन ली, उसने कहा। मैं अभी अभी जर्मन सीमा के पीछे से आया हूँ। संभवतः मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कर्नल ने मेजर प्रेसविक की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, जिन्होंने तुरंत ही इस अवसर का लाभ उठाया और उस बंदर आदमी को अपने कमांडिंग ऑफिसर और साथियों के सामने पेश किया। संक्षेप में टार्जन ने उन्हें बताया कि वह क्या था जिसके कारण वह जर्मनों का पीछा करने के लिए अकेले निकला था, और अब आप हमारे साथ शामिल होने आए हैं।
कर्नल ने पूछा। टार्ज़न ने अपना सिर हिलाया। नियमित रूप से नहीं, उसने उत्तर दिया। मुझे अपने तरीके से लड़ना होगा, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जब भी मैं चाहूँगा जर्मन सीमा में प्रवेश कर सकता हूँ। केपल मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं, उन्होंने कहा। मैंने पिछले हफ्ते ऐसा करने की कोशिश में 2 अच्छे अधिकारियों को खो दिया है और वे अनुभवी लोग थे। खुफिया विभाग में उनसे बेहतर कोई नहीं है। टार्ज़न ने पूछा, क्या ये ब्रिटिश सीमा में प्रवेश करने से भी अधिक कठिन है? कर्नल जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक नया विचार आया और उसने बंदर आदमी की ओर आश्चर्य से देखा। तुम्हें यहाँ कौन लाया? उसने पूछा। तुम्हें हमारे बाहरी सुरक्षाकर्मियों के बीच से किसने गुजारा? मैं अभी अभी जर्मन और आपकी सीमा से होकर आया हूँ और आपके कैंप से होकर गुजरा हूँ, उसने जवाब दिया। ये पता लगाने के लिए संदेश भेजो कि क्या किसी ने मुझे देखा है। लेकिन आपके साथ कौन आया था? केपल ने जोर देकर पूछा। मैं अकेला आया हूँ, टार्ज़न ने उत्तर दिया और फिर अपने पूरे कद में आकर बोला। सभ्यता के लोग जब जंगल में आते हैं तो वे मृतप्राय हो जाते हैं। मनु, बंदर, तुलनात्मक रूप से एक ऋषि है। मुझे आश्चर्य है कि तुम लोग अस्तित्व में हो। केवल तुम्हारी संख्या, तुम्हारे हथियार और तुम्हारी तर्क शक्ति ही तुम्हें बचाती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तर्क शक्ति के साथ कुछ 100 महान वानर होते तो मैं जर्मनों को समुद्र में उतनी ही तेजी से खदेड़ सकता था जितनी तेजी से वे बचे हुए लोग तक पहुंच सकते थे। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मूक पशु एकजुट नहीं हो सकते। क्या वे एकजुट हो सकते हैं? अफ्रीका हमेशा के लिए मनुष्यों से मुक्त रहेगा। लेकिन आओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम जानना चाहोगे कि कई मशीन गन ठिकाने कहाँ छिपे हैं? कर्नल ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे, और एक क्षण बाद टार्ज़न ने नक्शे पर उन 3 स्थानों का पता लगा लिया जो अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। यहाँ एक कमजोर जगह है, उसने नक्शे पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। यह अश्वेतों के कब्जे में है, लेकिन सामने की मशीनगनों पर गोरों का कब्जा है। अगर रुको, मेरे पास एक योजना है। तुम उस खाई को अपने आदमियों से भर सकते हो और उसके दाईं ओर की खाइयों को उनकी मशीनगनों से घेर सकते हो। कर्नल केपल मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये बहुत आसान लगता है, उन्होंने कहा। यह मेरे लिए आसान है, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। मैं बिना गोली चलाए खाई के उस हिस्से को खाली कर सकता हूँ। मैं जंगल में पला बड़ा हूँ, मैं जंगल के लोगों को जानता हूँ, गोमंगनी और दूसरे लोगों को भी। दूसरी रात फिर से मेरी तलाश करना, और वह जाने के लिए मुड़ा। रुको, कर्नल ने कहा। मैं तुम्हें लाइन से गुजारने के लिए एक अधिकारी भेजूंगा। टार्ज़न मुस्कुराया और चला गया। जब वह मुख्यालय के आसपास के छोटे समूह को छोड़ रहा था, तो उसने एक छोटे से व्यक्ति को देखा जो एक अधिकारी के भारी ओवरकोट में लिपटा हुआ था। कॉलर ऊपर की ओर था और सेना की टोपी का छज्जा आंखों पर अच्छी तरह से खींचा हुआ था, लेकिन जैसे ही बंदर जैसा आदमी गुजरा, आग की रोशनी ने एक पल के लिए नवागंतुक के चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे टार्ज़न को एक अस्पष्ट रूप से परिचित चेहरा दिखाई दिया। उसने अनुमान लगाया कि यह कोई ऐसा अधिकारी था जिसे वह लंदन में जानता था, और ब्रिटिश शिविर और ब्रिटिश लाइनों के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ बाहर के गार्ड के चौकस प्रैरी के लिए बिल्कुल भी अज्ञात था। लगभग पूरी रात वह किलिमंजारो की तलहटी में घूमता रहा, सहज ज्ञान से एक अज्ञात रास्ता खोजता रहा, क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि वह जो खोज रहा है वो किसी जंगली ढलान पर मिलेगा जो इस देश में उसकी पिछली यात्राओं की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई पर है, जो उसके लिए कम ज्ञात है। भोर से 3 घंटे पहले उसकी तेज नाक ने उसे आगाह किया कि आसपास कहीं ना कहीं उसे वह मिल जाएगा जो वह चाहता है, और इसलिए वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और कुछ घंटों की नींद के लिए खुद को शांत कर लिया।